बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 12 का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 12 और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर से बहुत सारे बन जाते हैं और एमसीक्यू तो आपको पता है किसी भी टॉपिक में से बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेयर प्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन पे चलते हैं कि पेयर प्रोडक्शन क्या चीज़ है। पेयर प्रोडक्शन के नाम से पता चल रहा है कि कोई पेयर ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो पेयर प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हाई एनर्जी गैमा फोटोन, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अंदर ना टॉपिक के अंदर एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप लेक्चर ले रहे होते हैं ना तो साथ रजिस्टर निकाल लिया करें और टॉपिक को साथ साथ जो है ना हेडिंग्स मैंने बनाई होती हैं लेक्चर के अंदर। आपने पेपर में एज इट इज़ छापा लगाना है, समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और छापा लगाएं, ज़िंदगी में सुकून हासिल करें, ठीक है। सो पेयर प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन passes near an atomic nucleus and transforms into an electron positron pair। लो जी, गाली होगी। कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि गैमा रे का जो फोटोन है बहुत हाई एनर्जी वाला, वो जैसे ही किसी भी न्यूक्लियस के से जाके इंटरेक्ट करता है, पासिस नियर से मुराद है कि किसी भी न्यूक्लियस से जाके इंटरेक्शन में आता है, उसके साथ जाके टकराए, ठीक है। जिस तरह शीशे का गिलास होता है, जब वो ज़मीन जब आप उसको छोड़ते हैं, ठीक है, सपोज करें यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके पास एक शीशे का गिलास है यहाँ पे, ठीक है, उसने ये ज़मीन तक फेंका, छोड़ दिया। अच्छा, ज़मीन पे आने से पहले तो नहीं है वो टूटेगा, कभी देखा हो शीशे का गिलास हवा में छोड़ा हो, हवा में टूट गया हो, और बम्ब नहीं है वो भाई, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, जब तक ज़मीन पे आके नहीं टकराएगा तब तक टूटेगा नहीं। इसी तरह गैमा रे का फोटोन है, जब ये जाके किसी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो साथ ही इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इसकी बात हमने लास्ट टॉपिक में मैटर एंड एंटी मैटर के टॉपिक में की थी, बट कोई बात नहीं। अब इसको अगर जिस बच्चे को ज़्यादा डिटेल में चाहिए वो प्रीवियस लेक्चर भी देखे, अदरवाइज कोशिश करेंगे यहीं पर आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये पॉजिट्रॉन क्या होता है ये भी बता देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियस का रोल बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि जब तक गैमा रे का फोटोन किसी न्यूक्लियस के साथ जाके इंटरेक्ट नहीं करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मुकम्मल तौर पे ओबे करवाने के लिए हमें न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे होता है ये भी मैं इक्वेशन लिखूंगा उसमें बताऊंगा। तो एक बात तो डन होगी कि पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट अकर इन एम्प्टी स्पेस। जिस तरह एम्प्टी स्पेस में शीशे का गिलास नहीं टूटा था ना, वैसे ही एम्प्टी स्पेस में कोई भी गैमा रे का फोटोन नहीं टूटेगा जब तक वो जाके किसी चीज़ से टकराएगा नहीं। तो पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम, ये लाइन साइड पे करके लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके। सो पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम, एम्प्टी स्पेस में या वैक्यूम में कभी भी टेक प्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस ही एग्जिस्ट नहीं करता जिस न्यूक्लियस से जाके गैमा रे का इंटरेक्शन होना है। तो जब वहां पे न्यूक्लियस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहां पे क्या, जब टक्कर ही नहीं होगी तो उसने टूटना क्या है। अच्छा जी, इसके बाद ये देखें, यहाँ पर आप इस वक्त गौर से देख सकते हैं कि ये हमारे पास रेड से जो मैंने शो किया हुआ है, ये वेव जैसी आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली एक गैमा रे का इंसिडेंट फोटोन है। इंसिडेंट का मतलब आने वाला फोटोन, ठीक है। ये एनर्जी की बात अभी करता हूँ कि ये एच एफ, ये बेसिकली वी जो स्टाइलिश सा होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी ही होती है, ठीक है। तो एच एफ जो होता है ना, बेसिकली एच एफ ये एनर्जी का एक फार्मूला होता है। ये भी आपकी किताबों में नहीं लिखा हुआ, मगर माशाल्लाह आप क्या कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू एच एफ, ये फोटोन की एनर्जी का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो फोटोन आया है इसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर है। अब ग्रेटर क्यों है, इसकी एग्जांपल, इसकी बात अभी मैं आपको कैलकुलेशन में बताऊंगा, बेफिक्र हो जाए। अब ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से आगे जब ये गैमा रे का फोटोन टकराया तो उसके बाद दो हिस्सों में टूट गया, पॉजिट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में, और दोनों डिफरेंट एंगल्स के ऊपर देखें चले गए हैं। पॉजिट्रॉन को ई के ऊपर प्लस के साइन से रिप्रेजेंट किया गया, इलेक्ट्रॉन को ई के ऊपर नेगेटिव के साइन से रिप्रेजेंट किया गया। ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव से मुराद है कि ये पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव से मुराद है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। इट डजंट मीन कि ये नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इस काइनेटिक एनर्जी के आगे नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के आगे पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सादा जुबान में अभी तक हमने क्या बात की कि जब ये इंसिडेंट फोटोन आया, ये आके इस न्यूक्लियस से टकराया, तो टकराने के बाद पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दो पेयर बने और दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में चले गए हैं और अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी अचीव कर ली है उन लोगों ने, ठीक है। तो देखें, ये आया गैमा रे का फोटोन था, और गैमा रे क्या है, एनर्जी, जबकि ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है, मैटर के पार्टिकल है। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इस फिनोमिने में एनर्जी बेसिकली यहाँ पे एनर्जी थी
और वहाँ पे क्या बन गई है, मैटर के पार्टिकल बन गए, तो एनर्जी कन्वर्ट हो गई है मैस में। तो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी ना, E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, वो इसी के अकॉर्डिंग है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस। तो आपने देख लिया है फोटोन जो है ये गामा रे का फोटोन, इसका मैस नहीं है कोई भी, ये जस्ट एनर्जी है। मगर पॉजिट्रॉन का मैस होता है, इलेक्ट्रॉन का मैस होता है, तो एनर्जी कन्वर्ट हुई है मैस में। सो पेयर प्रोडक्शन में हम यूं भी कह सकते हैं कि पेयर प्रोडक्शन में कि एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी एक बात याद रखनी है, इसीलिए इसको मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है पेयर प्रोडक्शन को। सो पेयर प्रोडक्शन का एक और नाम भी याद रखिएगा, मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब अगली बात करते हैं कि देखिए, ये जो मैंने लाइन लिखी थी ना यहाँ पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये जो एनर्जी है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो गया? अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि अब देखें आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक E इज इक्वल टू एम सी स्केयर होता है, ये तो हर बच्चे को पता है। तो चलें जी, अब मुझे बताएं यहाँ पे गैमा रे के फोटोन से क्या बना है, एक पॉजिट्रॉन बना है और एक इलेक्ट्रॉन बना है, ऐसे ही बना है ना। तो हम दोनों की एनर्जी लिखते हैं। तो एनर्जी का फार्मूला होता है एम सी स्केयर। ये एम नोट क्या होता है, ये रेस्ट मैस होता है। चैप्टर नंबर 11 में हमने रेस्ट मैस, रेस्ट टाइम और रेस्ट लेंथ के बारे में पढ़ा हुआ है रिलेटिविस्टिक में। तो रेस्ट मैस कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन का मैस 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, और C की जगह 3 इंटू 10⁸ आएगा। जब आप इसका स्केयर लेंगे, इस M से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जूल में आएगा। आप उस जूल को पहले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके पास जो भी वैल्यू जूल में आएगी आप उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की या किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने M की वैल्यू पुट की, C की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो आंसर जूल में आया। उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा, अब पॉजिट्रॉन का भी याद रखना है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों में फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, और वो है इनके चार्ज के स्पिन का। बस जो स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम होता है सिर्फ उसका फ़र्क होता है। इसके अलावा इनके मैस की वैल्यू भी सेम होती है, चार्ज की वैल्यू भी सेम होती है, एनर्जी भी सेम होती है। सिर्फ फ़र्क होता है इनके नेचर के ऑपोजिट होने का, कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो प्रोटॉन जो है वो एंटी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैस सेम नहीं होता। तो ये अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर प्रोटॉन एंटी इलेक्ट्रॉन नहीं होता? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट होते हैं मगर उनका मैस भी डिफरेंट होता है। मगर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मैस सेम होता है। तो एंटी पार्टिकल उसको बोलते हैं जिसका मैस सेम हो, चार्ज की वैल्यू भी सेम हो, एनर्जी भी सेम हो, जस्ट नेचर ऑपोजिट हो। तो आप देखें दोनों की जस्ट नेचर ऑपोजिट है, दोनों की एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। तो इसका मतलब दोनों की अगर कंबाइंड एनर्जी की बात करें तो दोनों की जो टोटल एनर्जी होगी इस पूरे पेयर की, वो बराबर होगी, दोनों को ऐड कर दो 2m0c²। जब इन दोनों को ऐड करोगे 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पेयर प्रोडक्शन के लिए हमें कम से कम एनर्जी इतनी चाहिए। इसका मतलब अगर हमारे आने वाले जो गैमा रे का फोटोन, ये गैमा रे का फोटोन जिसने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होना है, यानी हमारा गैमा रे का फोटोन है जिसने इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होना है, अगर इसी की एनर्जी 1.02 से कम हुई तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनेंगे ही नहीं। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को बनने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, दोनों की इकट्ठी 1.02। तो अगर यही बेचारा 1.02 से कम हुआ तो इसका मतलब पेयर प्रोडक्शन नहीं होगी। तो अगर ये 1.02 ही हुआ तो ये प्रोड्यूस तो हो जाएंगे मगर इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो इसीलिए एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर होनी चाहिए ताकि ये पैदा भी हो और फिर ये आगे ट्रेवल भी कर रही हो अपनी काइनेटिक एनर्जीज के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। तो पेयर प्रोडक्शन में याद रखिएगा कि जो दोनों फोटोन्स हैं, दोनों पार्टिकल्स हैं, उनको प्रोड्यूस होने के लिए कम से कम एनर्जी 1.02 चाहिए। और अगर इनको आप क्या चाहते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जीज भी बने तो आपकी एनर्जी 1.02 मेव से यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक एनर्जी की कंडीशन की फिर मैंने हेडिंग बना दी, और वो कंडीशन क्या है कि ये देखें, अगर गैमा रे के फोटोन की एनर्जी 1.02 से क्या होगी, कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर नहीं बनेगा। अगर ग्रेटर होगी तो पेयर प्रोड्यूस हो जाएगा, और ग्रेटर होने में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी 1.02 से ज़्यादा वाली, वो उनकी काइनेटिक एनर्जीज में अपीयर हो जाएगी। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 1.02 से ज़्यादा है
तो 1.02 तो इसमें प्रोड्यूस होगी, तो जो बाकी एनर्जी बच गई वो दोनों की काइनेटिक एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन बनाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले फोटोन की एनर्जी बराबर होती है किसकी, किसके 2m0c², यानी दोनों की ये वाली एनर्जी जिससे ये प्रोड्यूस होंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक इक्वेशन है जो कि आपकी किताबों में नहीं लिखी, मगर इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये काफ़ी मशहूर इक्वेशन है, पेयर प्रोडक्शन इक्वेशन। सो पेयर प्रोडक्शन में एक बात वही दोबारा बता रहा हूँ कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर एनर्जी के ऊपर पेयर प्रोडक्शन होगी। तो आई होप सो अगर आपको पेपर में ही आएगा, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, रोल ऑफ द न्यूक्लियस लिखेंगे, मिनिमम का एनर्जी रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे ऐसे जैसे मैंने बता दी हैं, और आगे एनर्जी कंडीशन लिखें और डायग्राम बनाएं, कहानी खत्म। इसके बाद है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ये कन्वर्स है या कह लें रिवर्स है पेयर प्रोडक्शन का, उल्ट है, ठीक है जी। तो हम इसको कह सकते हैं ये रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन होगा। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता था, एनर्जी मैस में कन्वर्ट हुई थी। इसमें क्या होगा, इसमें मैस जो होगा वो कन्वर्ट होगा एनर्जी में। ये उसका रिवर्स कह लें, वैसे इसको कन्वर्स बोलते हैं, तो उसका यानी कि उल्ट प्रोसेस कह लें आप। इसका इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, एनिहिलेशन ऑफ द मैटर इज ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, जो मैं आपको भी बता चुका हूं। इस प्रोसेस में क्या होता है, अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल कंबाइंड एंड आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अच्छा देखें वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर क्या हो रहा था पेयर प्रोडक्शन में, याद करें पेयर प्रोडक्शन में, वीडियो को बैक करके सुन लीजिएगा। पेयर प्रोडक्शन में बेसिकली एनर्जी से बने थे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। इसमें क्या होने लगा है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में कंबाइंड होके क्या बना देंगे, दोबारा से एनर्जी बना देंगे, इसलिए इसको ऑपोजिट प्रोसेस बोलते हैं। तो अब इसमें हम क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की ही बात कर रहे हैं तो हम उसी की बात करने लगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इधर से पॉजिट्रॉन, इस पॉइंट पी पर ये मिले और मिलने के बाद ये गैमा रेज में ही कन्वर्ट हो गए। अब आपको पता है कि इसकी एनर्जी कितनी थी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी हमने पढ़ी। अच्छा इलेक्ट्रॉन की भी कितनी होती है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो पार्टिकल थे, बने भी कितने, दो ही फोटोन बने, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि देखें ये भी दोनों ऑपोजिट आ रहे थे। आप देखें दोनों का मुंह ऑपोजिट है, तो ये जा भी तो इनसे बनने वाले भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इस फोटोन की एनर्जी भी फिर 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और इस फोटोन की एनर्जी भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे बैलेंस्ड है। अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे बैलेंस्ड है, देखें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का चार्ज मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और गैमा रेज वैसे ही न्यूट्रल है, तो दोनों भी न्यूट्रल हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और जो गैमा रे के फोटोन बने वो भी न्यूट्रल हैं। तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस यहाँ पे फुलफिल्ड है। अच्छा फिर इसके बाद अगली बात, अब देखें यहाँ पर यही बात कर दी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इंटरैक्ट, यानी आपस में मिलते हैं, तो क्या करते हैं, दे एनिहिलेट, इसका मतलब है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एनिहिलेट का मतलब होता है एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और दो गैमा रे के फोटोन बनाते हैं। अब दो ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि पार्टिकल भी दो हैं, तो फोटोन भी हमने दो ही बना दिए, ये एक रूल के तहत हम कह देते हैं। इसके बाद इसका जो रिएक्शन है ये आपके सामने के देखें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिले और दो गैमा रे के फोटोन बने। उसके बाद इसके जो फोटोन्स हैं अभी मैंने आपको बता दिया, इनकी एमिटेड एनर्जी क्या होगी। तो देखें आपको पता है कि रेस्ट मैस एनर्जी जो है वो पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों की कितनी होती है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखें इसकी भी 0.511, इसकी भी 0.511 होगी, ठीक है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं बोथ पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिलकर किस में कन्वर्ट हो गए हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो दोनों की कंबाइंड एनर्जी कितनी होगी, 1.02। तो देखें जो पार्टिकल मिले हैं उनकी भी 1.02 थी, और जो बने हैं उनकी भी 1.02 थी, और यहाँ पर दो गैमा रेज के फोटोन भी साथ में एमिट हुए जिनकी एनर्जी 1.02 है। तो लें जी यहाँ तक था आपका एनिहिलेशन का प्रोसेस, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, बस ऐसे याद रखें कि अब मैं चलो आपको इसकी समरी ओवरऑल कर देता हूँ। अच्छा ये एक लाइन और लिखी है कि देखें हर फोटोन, ईच फोटोन, ये देखें ये मैंने बताया हर फोटोन की एनर्जी 0.51 है, दोनों की ऐड होकर 1.02 है, ठीक है। अच्छा अब इनकी समरी हम करते हैं, एक साइड पे मैं बात करता हूँ। देखें होता क्या है, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस, हम कहते हैं एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस, एंड मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अच्छा अब जब एनर्जी मैस में कन्वर्ट हुई, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हुई, यही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने मिलकर दोबारा से गैमा रे बना दी, यानी एनर्जी बना दी, यानी इतना सा हिस्सा जो है हम कह सकते हैं ये एनिहिलेशन का है। क्या ख्याल है, और ये वाला जो इतना सा हिस्सा है ये है पेयर प्रोडक्शन का। तो पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन ये हमारे जो E इज इक्वल टू mc² हम इक्वेशन पढ़ते हैं, ये बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है कि एनर्जी पहले मैस में कन्वर्ट हुई और मैस दोबारा से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया।
तो आइंस्टाइन की ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है आइंस्टाइन इक्वेशन की। तो अब पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ था जी, गैमा रे का फोटोन था वो टूट गया था इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, जबकि ये पेयर प्रोडक्शन की बात होगी। जबकि इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गए, गैमा रे में ही कन्वर्ट हो गए। ठीक हो गया। तो ये था जी हमारे पास सारी की सारी इसकी ओवरऑल एक समरी जो कि मैंने आपको बता दी है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन हमारे इस टॉपिक से ही रिलेटेड है और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, मैंने कहा लेक्चर को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना दिया जाए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। और ये चीज़ आपकी बुक में भी लिखी है मगर थोड़ी सी कम लिखी है, मगर ये चीज़ आपको बताना बड़ी ज़रूरी थी। देखें, आपको पता है कि आज से 13.8 बिलियंस ईयर्स अगो जो बिग बैंग आप सुनते हैं, उस बिग बैंग के नतीजे में मैटर और एंटी मैटर दोनों बने थे। मैटर और एंटी मैटर, ठीक है, एम से मुराद मैटर और एंटी मैटर दोनों बने थे इक्वल अमाउंट्स में। ठीक है। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब फिजिक्स ये कहती है कि जहां पे भी मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते हैं वो मिलके एनिहिलेशन का फिनोमिना कर देते हैं, यानी एनर्जी बना देते हैं। हमने देखा है एनिहिलेशन में क्या होता है, मैटर और एंटी मैटर यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की हमने एग्जांपल ली ना, तो और भी तो हो सकती है, मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते हैं तो वो एनर्जी बन जाते हैं। अब बिग बैंग में हमने जब ये देखा कि यार मैटर और एंटी मैटर इक्वल अमाउंट में बने और फिजिक्स कहती है कि यार ये तो मिलकर एनर्जी बन जाना चाहिए था, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब सारा कुछ एनर्जी बन गया था, हम तो मैटर हैं, हम तो मैस हैं, तो हम यहाँ पर फिर क्या कर रहे हैं। तो आओ फिर इसको जरा सुनना। अब देखो, बेसिकली हुआ ये था कि जो 1 बिलियन पेयर, सपोज करें 1 बिलियन पेयर्स बने थे मैटर और एंटी मैटर के, ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रॉयड, और ये सारे क्योंकि मैटर और एंटी मैटर मिलके एनर्जी बन गए 1 बिलियन पेयर्स के अंदर से सारे मिलके खत्म हो गए। मगर कुछ हुआ यूं कि एक जो था मैटर का पार्टिकल वो एक्स्ट्रा बच गया था। देखें, ये मैटर और एंटी मैटर के सारे 1 बिलियन पेयर्स मिलके किसमें कन्वर्ट हो गए, एनर्जी में, मगर एक मैटर का पार्टिकल था जो कि एक्स्ट्रा बच गया था। वही एक पार्टिकल की वजह से इस वक्त गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं और आप लोग इस दुनिया में हैं। एक मैटर का पार्टिकल जो बचा था बिग बैंग के दौरान। ठीक है। फिर अगला सवाल, इफ वन पार्टिकल डिड नॉट सर्वाइव, इसका मतलब ये है कि चलो अभी अगर एक पार्टिकल सर्वाइव, ये पार्टिकल सर्वाइव ना करता ये वाला, तो हमारी ये पूरी यूनिवर्स भी ना होती। मगर अभी तक ये चीज़ अनसोल्व्ड है कि वाई वाज देयर मोर मैटर, कि ऐसा क्यों था कि मैटर और एंटी मैटर तो इक्वल होने चाहिए था, एक मैटर का पार्टिकल एक्स्ट्रा क्यों बच गया था। ये सवाल पे आज भी साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं और आप भी बन जाएंगे साइंसदान, आप में से कोई जो वीडियो सुन रहा होगा और वो भी रिसर्च कर ले इसके ऊपर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये एक आपकी बुक में लास्ट पैराग्राफ लिखा होगा एनिहिलेशन में, ठीक है, ये आपको बता देते हैं, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC एंड मैस एनर्जी मैस कन्वर्जन। अच्छा, अब जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ठीक है, LHC इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल सिलेक्टर। कहते हैं कि ये इसका बड़ा नाम है, अभी आप तो शायद अभी पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसके अंदर हम पार्टिकल्स को वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट जो है ना एक्सेलरेट करवाते हैं। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये सेरन में लोकेटेड है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है ये एक न्यूक्लियर रिसर्च की, ठीक है, नियर जेनेवा, और आगे क्या लिखा है, स्विट्ज़रलैंड। ये अब आप इसकी देख लीजिएगा गूगल से भी निकाल के कि कहाँ पे अगर आपने जाना हुआ इधर। ठीक है। तो इन LHC particles such as protons, electrons, alpha particles वगैरह are accelerated to extremely high speeds close to speed of light। मैंने भी बताया, ये जो आपको डायग्राम में भी ये एनिमेशन से भी दिखाई गई है ना, इसके अंदर बेसिकली ये पूरी, ये तो जस्ट वैसे ही आपको दिखाई गई है कि ये बड़ी बड़ी ये एक मशीन है जिसके अंदर बाकायदा हम पार्टिकल्स को स्पीड ऑफ लाइट तक एक्सेलरेट करवाते हैं। 100% नहीं, उसका कुछ हिस्सा होता है स्पीड ऑफ लाइट का। अच्छा, फिर हम सिर्फ यही नहीं काम करवाते बल्कि इन पार्टिकल्स को स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल करवाने के बाद ना पार्टिकल्स को आपस में टकराते हैं, और जब भी ये पार्टिकल आपस में टकराते हैं ना तो ये नए पार्टिकल्स भी बनाते हैं। कहता है दीज हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर देन मेड टू कोलाइड विद ईच अदर। तो ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स जिनकी स्पीड बहुत हाई होती है, इनको हम आपस में टकरवा देते हैं, इनकी लड़ाई करवाई जाती है, फुफी का काम करते हैं। ठीक है। सो अ पोर्शन, मजाक कर रहा हूँ, पक्के ना हो जाना, अ पोर्शन ऑफ द मास ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कहता है ये जो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं इनका ये मास होता है, तो कहता है जब ये टकराते हैं तो ये रेडिएशन यानी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और कहता है जो रिमेनिंग एनर्जी होती है फ्रॉम द कोलिजन
कहता है जो रिमेनिंग एनर्जी होती है कोलिजन के दौरान, जो एनर्जी बच भी जाती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है अगले पार्टिकल्स में, जो कि ऑर्डिनरी कंडीशंस में हमें नहीं नॉर्मली नजर आते। आप नॉर्मली कौन से पार्टिकल्स का नाम सुनते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चलो पॉजिट्रॉन का भी नाम सुन लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेम्डा पार्टिकल हैं, कायोन पार्टिकल हैं, ठीक है, फिर पायोन पार्टिकल्स हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में भी आगे आने हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपने परेशान नहीं होना। तो बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं जो नॉर्मल कंडीशन में, ऑर्डिनरी कंडीशन में हम उनको स्टडी नहीं करते, मगर जब हम इन एक्सेलरेटर्स के अंदर उनकी कोलिजन्स करवाते हैं तो बहुत सारे नए पार्टिकल्स, हंड्रेड्स ऑफ नए पार्टिकल्स बने हुए हैं। तो अभी वो पार्टिकल्स की डिस्कशन आगे होगी, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो इस पूरी डेमोन्स्ट्रेशन में आपने क्या सीखा कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट भी हो गई, यानी कि पहले मैस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और वही देखें हुआ क्या कि मैस पार्टिकल्स को आपस में टकराया और वो एनर्जी में बन गए, और जो उनकी एनर्जी बाकी बच गई वही एनर्जी दोबारा से नए मैस पार्टिकल में कन्वर्ट हो गई। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जहां पे हम इन चीज़ों की डिस्कशंस करते हैं, एनर्जी मैस में कन्वर्ट, मैस एनर्जी में कन्वर्ट। सो ये चीज़ें पॉसिबल है। सुनने में ऐसे लगता है कि यार पता नहीं क्या चीज़ है, बड़ा मज़ा आता है इनको पढ़ने का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखेंगे, बुक में ही बना हुआ है कि एक हाई एनर्जेटिक प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन कोलिजन से प्रोड्यूस, अभी मैंने आपको बताया कि जब होता क्या है कि पहले मैस कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ठीक है। तो अब प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन की हमने एनिहिलेशन की, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुए। अब उस एनर्जी से दोबारा से कहता है कि 18 नए पार्टिकल्स बने। ये वीडियो को रिवर्स करके सुन लीजिएगा, बड़ी काम की बात है ये। अच्छा, अब यानी कि पहले क्या हुआ, मैस कन्वर्ट हुआ किसमें? एनर्जी में, और उसी एनर्जी से जो एनर्जी, मतलब वो सारी एनर्जी तो नहीं यूज हो जाती, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा मैस में दोबारा से कन्वर्ट हो गया। अब उनमें जो कन्वर्जन्स हुई, वो कन्वर्जन्स कुछ यहाँ पर यूं ही कि देखो प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन आपस में मिले, इनकी एनिहिलेशन हुई, एनर्जी में कन्वर्ट हुए, और उनसे बहुत सारे पार्टिकल्स बने। और वो पार्टिकल्स ये लिखे हैं प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन से, पायोन, इनको बोला जाता है पायोन। पाई जो है ना, पायोन, ये पायोन पॉजिटिव नेचर के, मतलब प्रोटॉन जैसे होंगे, पायोन नेगेटिव, यानी कि पायोन पॉजिटिव भी होते हैं, पायोन नेगेटिव भी होते हैं, ये न्यूट्रल भी होते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरह ये के वाले जो हैं इनको कायोन बोला जाता है, कायोन पॉजिटिव, कायोन नेगेटिव, कायोन में न्यूट्रल नहीं है। और ये जो आपको नजर आ रहा है सिंबल, इसको हम लैम्बडा बोलते हैं, लैम्बडा। ये सारे पार्टिकल्स अभी आगे आने हैं, अभी परेशान नहीं होना आपने। तो ये देखें यहाँ पर जो ब्लू वाले सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये चलो ये इक्वेशन बाद बताता हूँ। ये जो ब्लू वाले सर्कल्स, ये देखें यहाँ पर जो आपको ब्लू वाली ऐसी लाइनें नजर आ रही हैं, ये नेगेटिव पायोन्स हैं। ये देखो, ये नेगेटिव पायोन्स जो हैं वो सारे के सारे इसमें कन्वर्ट होंगे। कुछ नेगेटिव पायोन, ये देखें आपको नजर आ रहे हैं नेगेटिव पायोन, ये बी से भी, यहाँ से भी निकले हुए हैं ये वाले, ठीक है ना। ये यानी कि अगर आप इनको गिनेंगे ना, टोटल ये तकरीबन 18 के करीब बनते हैं, 18 पार्टिकल्स के करीब बनते हैं। इनमें से रेड वाले पॉजिटिव के हैं और ब्लू वाले आप समझ लें नेगेटिव हैं, और जो व्हाइट वाली ये लाइन नजर आ रही है ये न्यूट्रल है। तो ये लैम्डा न्यूट्रल पार्टिकल, ये लिखा भी हुआ है लैम्डा न्यूट्रल पार्टिकल। और मजे की बात ये कि ये जो लैम्डा न्यूट्रल है ना, ये भी डिके हो जाता है, ये भी कन्वर्ट होता है किसमें? पॉजिट्रॉन प्लस पायोन नेगेटिव में, ठीक है। तो ये आप देख रही हैं कि ये देखें, ये जो व्हाइट वाला है ना, ये व्हाइट वाले से निकली है ये रेड वाली दो लाइनें, ये देखो, जो कि पाई नेगेटिव में और प्रोटॉन में कन्वर्ट हुई है। तो यानी कि अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जब प्रोटॉन की जो है ना वो एनिहिलेशन हुई, तो उसमें हमें जो नए मैटर का पार्टिकल मिले, उनमें ये ब्लू वाले भी थे, ये रेड वाली लाइनों वाले भी थे, और व्हाइट वाली लाइन वाले भी आगे जाके दोबारा से पाई नेगेटिव और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, ये जो इधर आपको जो नजर आ रहे हैं ना, ये सर्कुलर पाथ में ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी, अच्छा अब ये इलेक्ट्रॉन है भी हो गए, पायोन पॉजिटिव भी पार्टिकल हो गए, नेगेटिव पार्टिकल भी हो गए, न्यूट्रल भी, यानी ये सारे पार्टिकल प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन की एनिहिलेशन के दौरान प्रोड्यूस हुए हैं। अच्छा, अब ये सर्कुलर ही क्यों है? बेसिकली ये जब प्रोड्यूस होते हैं ना, तो हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इनको परपेंडिकुलर अप्लाई की जाती है। अब ये आपने पढ़ा होगा कि जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली अप्लाई करते हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड वाले में, तो उनका पाथ सर्कुलर बन जाता है। इसलिए इनका पाथ आप देख रहे हैं कि कर्व्ड पाथ है। आप वो स्ट्रेट रहे थे, मगर मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर हुए तो वो कर्व्ड पाथ में बेंड हो गए। तो ये थी जी हमारे पास सारी की सारी बातें, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा थी आपके पास। अगर पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये तो चीज़ आपने पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं लिखनी, ये वाली चीज़, ठीक है। और ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में लिख दीजिएगा, ये भी नहीं लिखनी, ये जो पूरी स्लाइड है ये भी नहीं लिखनी, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए थी। यानी अगर अब आपको पेपर में ये लॉन्ग आता है सपोज करें, ठीक है, तो आपने वो पेयर प्रोडक्शन से ये शुरू होना है, इसकी 4 हेडिंग्स डायग्राम, फिर एनिहिलेशन की ये हेडिंग्स, ठीक है, और साथ में डायग्राम,
और उसके बाद एंड पे आपने जो है ना वो उसकी बात कर देनी है, ये लार्ज हेड्रॉन जो है ना, ये हमारा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, बस इसके 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, इनफ है। तो ये जो एक्स्ट्रा बातें हैं ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थी, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रख सकते हैं कि जो है ना लेमडा न्यूट्रल जो होता है जब वो डिके होता है तो किस किस में डिके होता है, और टोटल प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन में कितने नए पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे। तो ये बातें इस तरह आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। फिर इनका पास सर्कुलर क्यों है, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली अप्लाई की गई होती है जिससे इनका पास सर्कुलर बन जाता है। और ये ब्लू वाले सर्कल्स नेगेटिव को शो करते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स को, रेड वाले सर्कल्स पॉजिटिव पार्टिकल्स को शो कर रहे हैं। इनमें से एक रेड वाला जो है नेगेटिव जो है ना वो रेड वाले में शो किया गया है। तो बस ये आप बेसिक बातें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरी एक्स्ट्रा बताई हुई बातें हैं उससे भी काफ़ी चीज़ों को क्लियर हुई होंगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इन पार्टिकल्स के बारे में जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर्स में फंडामेंटल पार्टिकल जब हमने पढ़ने हैं तो उसमें इनकी कन्वर्जन दोबारा से रिवाइज भी होनी है। तो मेन हमारे पास आज पर पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन का ही टॉपिक था। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।